नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर आपको एक लीगल ड्राफ्टिंग मैं आपको समझाने के लिए आया हूँ डिफेमेशन केस के बारे में। मान लेते हैं कि मेरे को जो है डिफेमेशन का केस फाइल करना है, एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करनी है। तो वो हम केस को कैसे ड्राफ्ट करेंगे और कंप्लीट क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते हैं, वो सारी की सारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको डिफेमेशन केस के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ। और डिफेमेशन का केस हम जो है क्रिमिनल कोर्ट में फाइल कर रहे हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास फाइल कर रहे हैं, ठीक है। और डायरेक्ट हम मैजिस्ट्रेट के पास में कंप्लेंट दायर कर रहे हैं। तो इसका क्या एक तरीका है, मैं आपको पूरा समझाने वाला हूं। सबसे पहले आपको कहानी के बारे में पता होना चाहिए, तभी तो आप ड्राफ्टिंग करोगे ना, तभी तो वो कंटेंट्स लिखोगे और तभी तो आपके दिमाग में डॉक्यूमेंट्स क्लियर होंगे, कौन कौन से मेरे को डॉक्यूमेंट्स अपने फाइल करने हैं कोर्ट में। मैंने पूरी फाइल बना के तैयार कर दी है, बस डायरेक्ट एक तरह से प्रिंट निकालना है, एक दो डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं और कोर्ट में सबमिट कर देनी है। मैंने पूरी कंप्लीट कोर्ट केस की ये फाइल तैयार करके रख दिया और आपको समझ में भी आ जाएगी धीरे धीरे। सबसे पहली बात, कहानी ये है कि मेरा क्लाइंट है, मैं एडवोकेट हूँ और मेरा क्लाइंट मेरे पास आया और उस परेशानी लेके कि वो बता रहा है कि वकील साहब, मैं जो है एक रियल एस्टेट का काम करता हूँ, प्रॉपर्टी खरीदता हूँ, बेचता हूँ और सही दामों में लोगों को मैं मदद कर देता हूँ। अब इस केस में मेरा क्लाइंट बोलता है कि एक व्यक्ति है, मेरा क्लाइंट का नाम है अर्जुन और एक व्यक्ति है अनुज। अनुज ने क्या करा है, मेरे क्लाइंट के खिलाफ जो है ना, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे गलत सलत बातें लिख के पोस्ट डालकर फैला रहा है कि जो अर्जुन है वो फ्रॉड है, चीटर है, गलत प्रॉपर्टियां बेचता है वगैरह वगैरह। बिना तथ्यों पे वो अनुज जो एक्यूज व्यक्ति है वो अपना नाम जो है मेरे क्लाइंट का, अर्जुन का, खराब कर रहा है। तो अब इस केस में अर्जुन जो है वो कह रहा है भाई ऐसा सच नहीं है, मैंने तो सारी प्रॉपर्टियां अपने दाम पे, अच्छे दामों पे बिकवाई हैं और कोई सबूत भी नहीं है अनुज के पास में, बस वो उल्टी सीधी बातें मेरा नाम बदनाम करने के लिए ऐसे सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली हैं। और मेरे जो दोस्त हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, वो भी मेरे को फोन कर करके बोल रहे हैं कि भाई ऐसा जो है तुम्हारे खिलाफ ऐसी पोस्ट हर जगह पे डाली जा रही है, तो ऐसे मेरा नाम बदनाम हो रहा है। तो मैं जो है अनुज के खिलाफ अपना केस दायर करना चाहता हूं, डिफेमेशन का, मानहानि का, क्योंकि मेरे बिजनेस में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। मतलब मेरे क्लाइंट ये बात कर रहा है कि उसके बिजनेस में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और उसकी बदनामी हुई है, दिमागी संतुलन, मतलब दिमागी तौर पे उसको बहुत परेशानी हुई है। लोगों के फोन आ रहे हैं कि आप चीटर हो क्या भाई, या फ्रॉड हो क्या, ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं उसके, मेरे क्लाइंट के लिए, तो परेशानी हो रही है। नाउ अब हमारे को जो है क्रिमिनल केस, ये सारी कहानी आ गई है, तो अब हमारे को ड्राफ्ट करना है ताकि जज साहब के पास ये हम अपनी गुहार लेकर जाएंगे, जज साहब एक्यूज को समन करेंगे, समन करके उसको लेके आएंगे वगैरह वगैरह। तो ये अब हम अपनी फाइल शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा, आपका सबसे पहला काम क्या होता है, कोर्ट के अंदर अपना कोर्ट का नाम रखना, ठीक है। कोर्ट का नाम यहाँ पे हम रखेंगे इन द कोर्ट ऑफ, ये जज साहब का नाम मैंने यहाँ पे एक्स डाल दिया है। डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा पड़ता है वो लिखना पड़ता है, शादरा डिस्ट्रिक्ट जैसे मैंने लिखा है। ये सब फिक्टिशियस है, याद रखना, सारी कहानी मनगढ़ंत है, ये पूरा ड्राफ्ट जो है ये नाम फिक्टिशियस है, बस आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो पूरा कोर्ट का कॉम्प्लेक्स लिखना होता है, कोर्ट नंबर ये सब लिखना होता है, करकटडुमा कोर्ट, ठीक है, दिल्ली। और यहाँ पे केस नंबर तो फाइलिंग के बाद में मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं इन द मैटर ऑफ अर्जुन। अर्जुन कौन है, पेटिशनर, ये हम जज साहब को पहले बता रहे हैं, वर्सेस अनुज, डिफेंडेंट। डिफेंडेंट की बजाय यहाँ पे आप एक्यूज लिख दीजिएगा, ठीक है, एक्यूज लिख देना। चलो अब पहले हम इंडेक्स प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहला काम क्या होता है, इंडेक्स प्रिपेयर करना। जैसा आपको एक तरीके से आप बताना चाह रहे हो कि आप क्या क्या इस फाइल जो आपने जैसा आपके सामने पेश करी है, इस फाइल में शुरू से एंड तक क्या चीजें हैं। सबसे पहले हम कंप्लेंट अंडर सेक्शन 223 ऑफ बीएनएसएस, अंडर सेक्शन 223 ऑफ बीएनएसएस में एक और प्रावधान नया ऐड करा है जब से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू हुआ है कि जैसा आप कॉग्निजेंस तब तक नहीं लेंगे जब तक एक्यूज को अपने पास बुला ना ले, उसके बाद भी सुन लेंगे। उसके बाद जैसा आपको लगता है कि कंप्लेंट में दम है तो मैजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस लेंगे, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए प्रोसीजर पहले। फिर उसके बाद कुछ दिन क्या क्या हुआ था। तो यहाँ पे ना एक बात बताओ, जैसे मेरे क्लाइंट को पता लगा, तो मैं एज एन वकील होने के नाते मेरा काम क्या है, डायरेक्ट कंप्लेंट दायर करना नहीं, मेरा काम है पहले लीगल नोटिस, अनुज जो कि एक्यूज है उसको लीगल नोटिस भेजना, और नोटिस का मैंने पहले तो नोटिस भेज के मांग करना कि भाई जो सोशल मीडिया पोस्ट हैं वो आपको हटानी पड़ेंगी और अपॉलॉजी डालनी पड़ेगी सोशल मीडिया पे। अगर वो लीगल नोटिस से मान जाता है तो ठीक है, नहीं मानता है तो कोई बात नहीं, कंप्लेंट दायर करने के लिए हम बैठे हैं। तो यानी कि एक लीगल नोटिस भी भेजना जरूरी है। तो किस दिन पोस्ट डाली गई, ठीक है, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, लीगल नोटिस कब आप मैंने भेजा, मैं एज एन एडवोकेट, और उसकी पोस्टल रिसिप्ट उसको मिल गया था, नहीं मिल गया था, ये सारी डिटेल्स हम यहाँ पे मेंशन करेंगे ना सबूत के तौर पे, ठीक है।
और मेमो ऑफ पार्टी, आखिर में पार्टीज है कौन कौन, वेरिफिकेशन उनका लगेगा, ठीक है। फिर एप्लीकेशन हम डालेंगे। ये ना, ये एप्लीकेशन ऑप्शनल है, याद रखना, ये मैंने इसकी ड्राफ्टिंग नहीं करी अभी, ये ऑप्शनल है कि मतलब मान लेते हैं और कोई भी मामला अगर धारा का हम बनाना चाहते हैं तो जिसमें कॉग्निजेबल केस हमारे को बनाना है तो हम मैजिस्ट्रेट से अपना गुहार लगाएंगे। हालांकि ये सेक्शन 156 क्लॉज 3 आप सीआरपीसी की बजाय आप यहाँ पे लिख सकते हो सेक्शन नंबर 175, ठीक है, बीएनएसएस 175 बीएनएसएस क्लॉज 3, ठीक है। तो कॉग्निजेबल अपराध अगर हम बनाना चाहते हैं तो वो भी बनाने के लिए हम मैजिस्ट्रेट से गुहार लगाएंगे कि जैसा आप पुलिस को भी ऑर्डर करिए कि वो जो एक्यूज है उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करें। और आपके पास तो हमारा डिफेमेशन का केस चल ही रहा है, मतलब हम आपके पास दायर करने के लिए आए हैं, ठीक है। ये भी ऑप्शनल है, ये आप लगा, मतलब ऑप्शनल नहीं है ये, जैसा आप जब कॉग्निजेंस लेंगे ना तो एक्यूज को समन करने का समन तो भेजेंगे, बट उसके लिए भी अगर एप्लीकेशन आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। ये भी जो है आप जैसा आपसे गुहार लगा सकते हो कि जैसा आप एटलीस्ट मेरी आप जो है एविडेंस रिकॉर्ड करवा लो, मेरे विटनेसेस को सुन लो, ठीक है, और एक्यूज को भी बुला के उसकी भी बात सुन लो, ताकि आपको जैसा जल्द से जल्द जैसा आप जो है एक तरह से कॉग्निजेंस ले पाएंगे। कॉग्निजेंस ले लेंगे तो काम हमारा बन जाएगा, बात खत्म, ठीक है। फिर हालांकि बाद में जैसे कॉग्निजेंस ले लिया जाएगा तो मामला जो है फिर कॉम्प्रोमाइज पे ही चला जाएगा, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज पे ही चला जाएगा। बट स्टिल जितना हो सके हम ज्यादा से ज्यादा जैसा आपको डॉक्यूमेंट अपना पूरी ड्राफ्टिंग में पहली स्टेज पे अगर जमा करा देंगे ना तो जैसा आपको भी लगेगा यार वकील साहब पूरा पक्की तैयारी के साथ आए हुए हैं और केस आपका जल्द से जल्द अपना जैसा आप जो है टेक ओवर करने की कोशिश करेंगे, कॉग्निजेंस लेने की कोशिश हो पाएगी, ठीक है। अब लिस्ट ऑफ विटनेसेस, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे रिश्तेदार ने मेरे को फोन करके बताया भाई तुम्हारे खिलाफ ऐसी ऐसी पोस्ट डली हुई है, एक अनुज नाम का व्यक्ति है वो डाल रहा है, ठीक है, तो उनके विटनेसेस की गवाही, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स आपने हम कौन कौन से लगाने हैं, फेसबुक की पोस्ट, व्हाट्सएप की पोस्ट, लीगल नोटिस, पोस्टल रिसिप्ट या और भी कोई आपको लगता है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप एनेक्सर में लगाओगे, ठीक है। और व्हाट्सएप की पोस्ट और फेसबुक की पोस्ट के साथ में सेक्शन नंबर 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का भी सर्टिफिकेट लगाओगे, ठीक है। ये बहुत जरूरी चीज है, याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है ना, इसी वजह से। फिर आखिर में वकालतनामा लगता है। वकालतनामा आप 1 रुपए का 2 रुपए का आप कोर्ट के अंदर जाओगे ना तो वो आपको दे देंगे, वो फिल आउट करके आप अपनी स्टैंप लगा देना और वो पूरी फाइल के एंड में आप अपना वकालतनामा लगा सकते हो। तो ये एक तरह से हमारा इंडेक्स है जो जैसा आपको बता रही है, सारे फाइल के अंदर ये डॉक्यूमेंट्स हमें अटैच करने हैं। तो कोई भी ड्राफ्टिंग करते हैं, क्रिमिनल केस की मैं बात कर रहा हूं, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो आपके लगेंगे ही लगेंगे, याद रखना, ठीक है। बाकी मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि आप ये पूरी वीडियो देखने के बाद में एक बारी लोकल कोर्ट के अंदर जिस भी कोर्ट में आप प्रैक्टिस करते हो वहां पर भी ना अपने सीनियर एडवोकेट्स के पास जाके एक फाइल एक बारी लुकआउट कर लेना कि जो ये, क्योंकि ये मैं दिल्ली के कोर्ट के भी हिसाब से या एक जनरल सेंस में आपको समझाने के हिसाब से इजी तरीके से आपको समझ में आ पाए, ठीक है, कि क्या कंटेंट्स ऐड ऑन करने चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या फॉर्मेटिंग होती है, मैं वो समझाने के पर्पज से आपको बता रहा हूं। बट एक बार लोकल कोर्ट में आप एक बार चेक कर लोगे ना अपने जहां पे आप प्रैक्टिस करते हो तो आपका दिमाग और क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये चीज तो मैंने वीडियो के अंदर देखी थी, ऐसे ही ड्राफ्टिंग करनी है और हमारी लोकल कोर्ट में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। तो और क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस मन में आपको आ जाएगा, ठीक है। और ये जो दिख रहा है ना, ये पेज आपको, ये पेज दिखाई दे रहा है, ये पेज का भी अपना फॉर्मेट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि देखो मैंने ये जो एक गैप छोड़ा हुआ है, ये गैप पे भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे भी ये गैपिंग पे आपको ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, वरना और पेज का जो साइज है वो 14 रखा हुआ है मैंने, ठीक है, 14 ही चलता है वैसे तो, और टाइम्स रोमन के अंदर होता है, याद रखना। चलो आगे चलते हैं। फिर वही अब हमारे को लिस्ट ऑफ द इवेंट्स हमें बतानी है, ये हम एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। और 1 फरवरी को जो है बिजनेस डिस्प्यूट अराइज हुआ, कंप्लेनेंट और एक्यूज के बीच में लड़ाई झगड़ा थोड़ा बहुत हुआ था, बहसबाजी हुई थी। फिर 10 फरवरी को एक्यूज ने क्या करा, डिफेमेटरी स्टेटमेंट व्हाट्सएप फेसबुक पे पब्लिश करी। फिर 12 फरवरी को कंप्लेनेंट को पता लगा अपने रिश्तेदारों से, अपने क्लाइंटों से कि भाई ये जो अनुज एक्यूज नाम का व्यक्ति है वो तो हमारे खिलाफ गलत बातें बोल रहा है। फिर हमने 15 को लीगल नोटिस भेजा एक्यूज को बोलते हुए कि भाई आप जो है अपॉलॉजी दीजिए और सारी सोशल मीडिया पे जो पोस्ट है वो डिलीट करिए। 25 हमने 10 दिन का समय दिया था, 25 तारीख हो गई, एक्यूज फेल हो गया कि उसने ना अपॉलॉजी लेटर इशू करा ना कुछ करा। हमने कहा ठीक है भाई, फिर हम यहाँ पे 5 मार्च को कंप्लेंट दायर करने मजिस्ट्रेट के पास में आएंगे, बात खत्म, ठीक है। ये 24 की जगह 25 कर लो, 26 कर लो, जो आपको ठीक लगे, ठीक है। ये तो बस आपको मैं समझाने के लिए, सारी चीजें फिक्टिशियस है, याद रखना, ठीक है। अब सेकंड चीज मैंने क्या कहा था, मेमो ऑफ पार्टीज। मेमो ऑफ पार्टीज की पार्टीज एक्चुअल में है कौन, ठीक है। तो अर्जुन हमारा क्लाइंट है, कंप्लेनेंट, और इसका ये फिक्टिशियस एड्रेस है, याद रखना, सब कुछ फिक्टिशियस है। वर्सेस अनुज, ठीक है, एक्यूज है, हम इसके खिलाफ केस दायर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपको पार्टीज पता लग गई हैं कौन कौन है, आगे चलते हैं।
उसके बाद में अब यहाँ पे हम कंप्लेंट दायर करेंगे कि एक तरीके से ब्रीफ आपको बताना है कि आपको परेशानी क्या हुई है, तो आपको ब्रीफ बताना है। तो अब यहाँ पे हमने लिखा है पॉइंट्स वाइज में लिखना होता है और दैट से शुरू करते हैं, याद रखना दैट से शुरू करते हैं। और ये मोस्ट रिस्पेक्टफुली शोध, ये आपको लाइन लिखनी ही होती है हर ड्राफ्ट में, ये लिखनी है, सिविल केस हो या क्रिमिनल केस हो, आपको लिखनी ही लिखनी है, याद रखना मेरी बात, ठीक है। तो दैट द कंप्लेनेंट जो कि हमारा क्लाइंट है कि भाई वो लॉ बाइंडिंग अबाइडिंग सिटीजन है, वो कानून का पालन करने वाला सिटीजन है, ठीक है। उसका एक बिजनेस है रियल एस्टेट का, कंसल्टेंसी का, ठीक है, और वो गुड रेपुटेशन सोसाइटी में होल्ड करके रखता है। एक जो एक्यूज व्यक्ति है वो कंप्लेनेंट का जानने वाला है, क्योंकि उससे बिजनेस डीलिंग हुई थी, इसी वजह से वो जानने वाला है। फला तारीख को उसने मैलिफाइड इंटेंशन से मेरे क्लाइंट की रेपुटेशन को हार्म करने के लिए एक्यूज ने क्या करा, डिफेमेटरी स्टेटमेंट सर्कुलेट करी, उसको मेरे क्लाइंट को फ्रॉड चीटर कहलाया सोशल मीडिया पोस्ट पे, जिसकी वजह से फेसबुक पे, व्हाट्सएप के ग्रुप्स में, क्लाइंट्स के ग्रुप्स में, रिलेटिव्स को जानबूझ के एक तरीके से कंप्लेनेंट को परेशान करने के लिए। अब ऐसे एलिगेशंस जब लगाई जा रही हैं वो सारी की सारी झूठी हैं, बेसलेस हैं और इंटेंशनली मोरल और प्रोफेशनल कैरेक्टर मेरे क्लाइंट का, कंप्लेनेंट का डाउन करने के लिए, लोअर करने के लिए करा गया है। अब ये डिफेमेटरी पब्लिकेशन की वजह से मेरे क्लाइंट ने जो है मेंटल एगोनी बहुत ज्यादा फेस करी है, सोशल एम्बैरेसमेंट फेस करी और बिजनेस में तो नुकसान बहुत ज्यादा हुआ ही है, ठीक है। अब ये अपराध अपने आप में डिफेमेशन का, और मैंने साथ में क्या बोला था कि अगर आपको कोई भी क्रिमिनल चार्ज बनाना है ना, तो सेक्शन 175 क्लॉज 3 ऑफ बीएनएसएस की धारा के तहत आप पुलिस को अगर एफआईआर का ऑर्डर भी करवाना चाहते हो तो वो भी एक तरीके से आप करवा सकते हो। बट याद रखना, अगर आप मजिस्ट्रेट के पास जा रहे हो ना 175 क्लॉज बीएनएसएस के लिए, तो पहले ना कुछ कंप्लाइंस आपको करने पड़ेंगे कि पहले आपको थाने जाना पड़ेगा, ठीक है। 173 एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पुलिस वाले अगर मना कर देते हैं, फिर आपको जो है एसपी साहब के पास आपने कंप्लेंट दायर कर रखी हो, वो एसपी साहब के द्वारा कुछ नहीं करा गया है, फिर आपको एक एफिडेविट तैयार करना पड़ेगा कि आपने 173 का भी कंप्लाइंस करा और एसपी साहब का भी ऑर्डर का कंप्लाइंस करा, उसके बाद आप मजिस्ट्रेट के पास आए हो 175 के अंदर, तो इसका एफिडेविट आपको लगाना पड़ेगा। जब ये कंप्लेंट आप अगर मजिस्ट्रेट से चाहते हो ना कि वो पुलिस वाले को भी ऑर्डर करें, तो ये एफिडेविट पे साथ में अटैच करना पड़ेगा और ये रियल होना चाहिए, ऐसे नहीं कि हैवी कर रहे हो काम ठीक है। जज साहब तक ये बात आई ना तो सीधा खारिज कर देंगे केस वहां पर, ऊपर से पेनल्टी और लगाएंगे, कॉस्ट और लगा देंगे, वो अलग, ठीक है। जज साहब का आप टाइम बर्बाद कर रहे हो इसीलिए, ठीक है। तो ये सब नहीं करना, तो मैंने इसलिए 175 की एप्लीकेशन यहाँ पे नहीं लगाई है, बट आपकी नॉलेज के लिए, ताकि आपको समझ में आ पाए। इंडेक्स में भी मैंने एक पॉइंट ऐड कर दिया था कि अगर आपका केस ही ऐसा है कि लड़ाई झगड़ा भी हुआ है, हाथापाई भी हुई है, आपके क्लाइंट का मान लेते खून भी आ गया है सर से, चोट वोट भी लग गई है, तो डिफेमेशन तो है। और ऊपर से जो एक्यूज व्यक्ति है उसने सोशल मीडिया पे भी गलत बोलना शुरू कर दिया है, तो ऐसे केस में डिफेमेशन का भी मामला बन गया। मार पिटाई यानी कि ग्रीवियस हर्ट का भी आप चार्ज लगाना चाह रहे हो, तो ग्रीवियस हर्ट हमारा कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाएगा, तो पूरा का पूरा केस ही अपना कॉग्निजेबल एफआईआर का केस बन जाएगा। तो पुलिस के पास गए भाई, वो एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे, एसपी के पास गए, वो नहीं कर रहे कुछ काम, फिर आखिर में आपको 175 का फिर एफिडेविट लगा के मजिस्ट्रेट से बोलोगे जज साहब ऑर्डर कर दो आप, ठीक है। तो ये एक और तरीका होता है। चलो आगे चलते हैं। और जो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ वो 10 फरवरी को हुआ, क्योंकि हमने बोला था, हमने लीगल नोटिस में ये सारी बातें मेंशन करी है, ठीक है। अब हम जज साहब से प्रेयर क्यों मांग रहे हैं वो भी आपको मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। अब हालांकि ना देखो, मेरा ना नेक्स्ट पेज से ये शुरू हो गया था, इसलिए मैंने प्रेयर यहाँ पे ऐड ऑन कर दी। मान लेते हैं अगर मेरा यहाँ पे खत्म होता तो मैं प्रेयर जो है ना यहाँ से नहीं चालू करता, नेक्स्ट पेज से शुरू करूंगा। ये बात को थोड़ा गौर करना, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज से शुरू करूंगा और पूरी फॉर्मेटिंग और पूरी की पूरी जब ड्राफ्ट करने के बाद जस्टिफाई जरूर कर देना, सारे के सारे टेक्स्ट को जस्टिफाई जरूर करना, खुला खुला थोड़ा होना चाहिए, ठीक है। जैसा लगा दे फिर डांट लगा देते हैं, याद रखना, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलो आगे चलते हैं। अब आपको हम क्या जज साहब से प्रेयर कर रहे हैं कि जज साहब प्लीज आप कॉग्निजेंस ले लो, और ये मैंने आईपीसी के सेक्शन लिख दी है गलती से, यहाँ पे आपको सेक्शन नंबर 356 बीएनएस का लिख देना है। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो बार बार आप रिकॉल करोगे ना, जब चीजें याद आएंगी। और ये जो धारा है ना, नहीं कि नहीं, ये जितनी ज्यादा आप ड्राफ्टिंग करते रहोगे मुंह पे रट जाएंगी, प्रोसीजर भी मुंह पे रट जाएगा। और ये जो डॉक्यूमेंट की फाइल मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी आपको ऑटोमेटिकली टिप्स पे आ जाएंगी बाय द टाइम जब आप जितना आप करोगे। दूसरा, जैसा आप समन भेजो एक्यूज को, आप जो और पनिश करो एक्यूज को अकॉर्डिंग टू दी लॉ, और जो भी आपको ऑर्डर सही लगता है जज साहब वो भी आप पास करिए, ठीक है। बस यहाँ पे पेटिशनर का सिग्नेचर आ जाएगा, यहाँ पे वकील साहब के नाम पूरा लिखना, जो भी वकील साहब होंगे, ठीक है, और उनका अपना स्टैंप लग जाएगा और प्लेस और अपनी डेट, दैट्स इट। ये सब काम हो गया। उसके बाद वेरिफिकेशन होगी कि जो ऊपर बातें बताई गई हैं, लिखी गई हैं, वो कंप्लेनेंट को पता है, उससे पूछकर लिखी गई हैं,
उसकी कंसेंट से लिखी गई है, वकील साहब ने अपने आप नहीं लिख दिए हैं, ठीक है, ये इसका वेरिफिकेशन भी होता है। यहाँ पे फिर पेटिशनर का अपना सिग्नेचर आ जाएगा। ये 27 तारीख इसलिए लिखने की हाँ भाई इस दिन वेरीफाई वो कर रहा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, और ये सब सेम टू सेम चलेगा ये हर एक पेज पे, याद रखना जब भी कोई नया ड्राफ्ट आप बना रहे हो। फिर हम एफिडेविट लगाएंगे। एफिडेविट में बस एक बेसिक बात है कि हाँ जो अर्जुन है वो कितने साल का है, कहाँ का रहने वाला है, और वो जो बातें बता रहा है वो ट्रू है, कंटेंट सारे के सारे ट्रू हैं, कंप्लेंट ट्रू है। ये और जो एफिडेविट यानी कि ओथ होती है एक तरीके से, जो बोलूंगा सच बोलूंगा, वैसे ये एक तरीके से ओथ हम मान लीजिए। तो यहाँ पे फिर डेपोनेंट बोलते हैं, जो व्यक्ति गवाही दे रहा होता है उसको डेपोनेंट बोलते हैं, तो उसका सिग्नेचर आ जाएगा यहाँ पे। इसकी भी अपनी वेरिफिकेशन होती है, फिर यहाँ पे भी एक सिग्नेचर आ जाएगा। ये मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, आप अगर अपने लोकल कोड में जाओगे आपको लगेगा यार यहाँ पे तो और भी कंटेंट हमारे लोकल कोड में लिखा है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने आपको समझाने के लिए, डॉक्यूमेंट्स भी आपके पूरे बन जाए पूरे के पूरे ड्राफ्ट में, ये आपको नॉलेज देने के लिए मैंने बताया है। आप एक दो लाइन और ऐड करना चाहते हो कर सकते हो, या लोकल कोड में आपके होती होगी और कोई तरह से टेक्स्ट, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। याद रखना, ये मत समझना कि ये ड्राफ्ट जो मैं बता रहा हूँ वो गलत है या फिर वो ठीक। अलग अलग कोर्ट में अलग अलग प्रैक्टिसेस चलती हैं, क्योंकि कोई एक्चुअल फॉर्मेट नहीं है ना, इसीलिए कोई निर्धारित कानून के द्वारा निर्धारित कोई फॉर्मेट नहीं है एज सच, याद रखना, ठीक है जी। और ये जो है मैंने ड्राफ्ट नहीं करा है, मैंने जानबूझ के नहीं करा। मैंने आपको कहा था ना कि अगर एप्लीकेशन फॉर समनिंग द अक्यूज आप जज साहब नहीं करते हैं अगर सम्मन, ठीक है, तो आप एप्लीकेशन भी मूव कर सकते हो, तो उस चीज के लिए ड्राफ्ट कर सकते हो आप। और प्री समनिंग ऑफ एविडेंस, आप चाहते हो कि भाई मेरे गवाह पहले रिकॉर्ड हो जाए, तो उसके भी आप ये ड्राफ्ट कर सकते हो एक, ठीक है। और लिस्ट ऑफ विटनेसेस भी फिर आपको लगाना, जब आप चाहते हो कि जज साहब जो है समन करके, मतलब आपको समन पे बुला के एविडेंस रिकॉर्ड कराएं, और आप ये भी चाहते हो कि जो विटनेसेस हैं उनको समन भेज दे, तो भाई जज साहब कहेंगे ना कि कौन कौन विटनेस है उसकी लिस्ट तो दे दो। तो 3 विटनेस हमने बनाए हैं, एक तो कंप्लेनेंट खुद हो गया, एक रोहित जो क्लाइंट था जिसने फोन करके बताया था कि भाई साहब आपके खिलाफ तो जो ये अनुज तो हमारा वो है ना, अर्जुन है हमारा, ठीक है, अर्जुन तो अपना कंप्लेनेंट हो गया। अनुज के खिलाफ जो क्लाइंट ने फोन करके बताया था अर्जुन को कि भाई जो अनुज है वो आपके खिलाफ ऐसे फेसबुक पे व्हाट्सएप पे पोस्ट ऐसी डाल रहा है, ठीक है, तो ये हमारे को पता लगा तो हम इसकी गवाही दिखाएंगे। और रिलेटिव ने भी फोन करा था, उनकी भी गवाही कराएंगे। चलो गवाहियां हो गई है। उसके बाद लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, अब ये एनेक्सर वाइज हमें डॉक्यूमेंट जो है लगाने पड़ते हैं। आपके पास और भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स होंगे तो उसकी लिस्ट आप बनाते रहना। जितने ज्यादा डॉक्यूमेंट्स आप लगाओगे, जितने ज्यादा लोगों की थोड़ी गवाहियां आप कराओगे, उतना केस आपका स्ट्रांग बनेगा। याद रखना, उतना ज्यादा जैसा आपको बिलीव होगा कि आप अपनी बात सच बोल रहे हो और आपके कंप्लेंट में दम है, वगैरह वगैरह। याद रखना मेरी बात। आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने क्या कहा था, फेसबुक पोस्ट का स्क्रीनशॉट, साथ में सेक्शन 63 ऑफ बीएसए का आपको सर्टिफिकेट लगाना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ऑफ द व्हाट्सएप 63 का सर्टिफिकेट लगाना है। लीगल नोटिस, इसके साथ सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का पार्ट नहीं होता है। लीगल नोटिस का आपको अटैच करना है कि जिस दिन आपको भेजा था। पोस्टल रिसिप्ट की हाँ एक्चुअल में पोस्ट हो गया था, बंदे को मिल गया था, एक्यूज को मिल गया था, और उसने इंटेंशनली जो है आपके नोटिस का रिप्लाई नहीं करा है या कंप्लाइंस नहीं करा है, वगैरह वगैरह। यहाँ पे पेटिशनर का सिग्नेचर आ जाएगा एंड अपना वकील साहब का सिग्नेचर आ जाएगा, स्टैंप लगा देंगे, बस खत्म। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके स्क्रीनशॉट यानी फोटोकॉपी लगानी है, इसकी फोटोकॉपी लगानी है, 63 का सर्टिफिकेट लगाना है, लीगल नोटिस की फोटोकॉपी लगानी है, ठीक है, और पोस्टल रिसिप्ट की फोटोकॉपी मंगानी है। जज साहब आपसे बोलेंगे भाई ओरिजिनल लेके आओ ये लीगल नोटिस या, तो ये ओरिजिनल भी आपको कोर्ट में प्रोड्यूस करना पड़ेगा। बात खत्म हो जाती है ये सब। और उसके एट द एंड आपको ये सारी पूरी फाइल तैयार हो जाने के बाद एट द एंड वो 1-2 रुपए का जो मैंने आपको कहा था वकालतनामा, हालांकि लोग जो है वकील लोग क्या करते हैं वो कंप्यूटर में ही अपना जो है वकालतनामा का अपने हिसाब से ही बना के तैयार करके रखते हैं, उसका प्रिंट निकालते हैं और वेलफेयर की टिकट लगाते हैं, ठीक है, और फिर अपना स्टैंप लगा देते हैं। वकालतनामा वो अटैच कर सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो। लेकिन आप हरी में हो कि आपने पूरा ड्राफ्ट तैयार कर लिया लेकिन आपके वकालतनामा बनाने का टाइम नहीं है, या तो आप जरा कोर्ट में जाओ, अपना फिल आउट करिए, क्लाइंट का सिग्नेचर कराइए उसके ऊपर वकालतनामा पे, वेलफेयर की टिकट लगाइए, अपनी स्टैंप लगाइए, बस उसके साथ आप एट द एंड अपना अटैच कर सकते हो। फिर ही पूरी फाइल अपना कोर्ट में जाके फाइलिंग काउंटर में आप अपना जमा करा सकते हो। बात कर, ये मैं जो ड्राफ्टिंग बता रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लेवल की है, ये हाई कोर्ट के लेवल की नहीं है, याद रखना मेरी बात, ठीक है। हाई कोर्ट की ड्राफ्टिंग थोड़ी अलग तरह की होती है, अगर केस भी उस हिसाब का होता है ना, इस वजह से। तो आई होप मैंने आपको ये जितनी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देनी सही समझी है। ड्राफ्टिंग का एक बेसिक जानकारी देने के लिए आपको समझ में आई होगी, कुछ ना से अच्छा कुछ आपको चीजें क्लियर हुई होंगी कि अगर मेरे को ड्राफ्ट करना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट कौन से स्टेज पे पैरावाइज कैसे कैसे लगाने हैं वो आपको समझ में आया होगा, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आप कौन सा और कोई ड्राफ्टिंग देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, कौन से केस की देखना चाहते हो,
या आपके मन में क्या क्यूरोसिटी होगी या कोई भी पर्टिकुलर केस को ड्राफ्ट करने की, तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। और ये वीडियो कैसे लगी है वो भी बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और हमारा जो है ना एक हमारा एप्लीकेशन है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से, तो आपको ये पोस्टर नीचे दिखाई दे रहा होगा। 1 जनवरी 2026 तक हमने 65% डिस्काउंट लगाया हुआ है सारे के सारे बैचेस में। इनफैक्ट 8000 से ज्यादा लीगल ड्राफ्ट का भी मैं गूगल ड्राइव बना रखा है, तो जो परचेज करता है हम उसको गूगल ड्राइव का लिंक दे देते हैं, वो अपना लैपटॉप पे गूगल ड्राइव का लिंक ओपन करे और सारे ड्राफ्ट अपने डाउनलोड करके अपने केस के हिसाब से, कन्वीनियंस के हिसाब से अपना सेव कर सकते हैं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, BNS, BSA, TPA, फैमिली लॉ और भी बैचेस हैं अवेलेबल। तो अगर आप कोई भी बैच लेना चाहते हो 65% डिस्काउंट आपको हर एक बैच के ऊपर मिलेगा। जो आपके जुडिशरी के APOS एग्जाम्स के लिए आप अगर मेरी फर्दर वीडियोस फॉलो करते हो तो मैंने आपको बताया हुआ है CBI APP का एग्जाम है, दिल्ली APP का एग्जाम आने वाला है, दिल्ली जुडिशरी का एग्जाम आने वाला है, हरियाणा जुडिशरी का एग्जाम आने वाला है, UPSC ट्रेडमार्क एग्जामिनर का जो पेपर है वो आने वाला है। तो अब आपके ऊपर है क्या सही रास्ता है क्या गलत रास्ता है, वो आपसे बेहतर आपके लिए और कोई नहीं जानता है। ठीक है जी, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।